चलो देखो 4.4 है ना, 4.3 तक हो गए थे सारे क्वेश्चन के, क्वेश्चन भी बनवा ली थी और सॉल्व भी हो गया, कोई डाउट तो नहीं है ना। 4.4 देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब पहले अपन प्रकृति चेक करेंगे, फिर ये पता लगाएंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अगर मूलों का अस्तित्व है तो ही उस सवालों को सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो मूल का अस्तित्व कैसे पता लगाते हैं? तो सबसे पहले एक जरूरत होती है अपन को विविक्तर की। किसकी? डी का मतलब होता है विविक्तर, डिस्क्रिमिनेंट। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने इससे पहले ही उसमें किया था धारा 4 सूत्र। अगर यहाँ अपने डी की 3 तरह से वैल्यू निकालते हैं, एक तो डी का मान बड़ा, एक डी का मान बराबर और एक डी का मान छोटा। अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल आपके कैसे हो जाते हैं? वास्तविक भी होते हैं, ठीक है, और असमान होते हैं। कैसे होते हैं? असमान। मतलब मूल जो होंगे वास्तविक संख्या के रूप में होंगे और दोनों कैसे होंगे? अलग अलग। मतलब यहाँ पे जो x y z जिस भी राशि में आपका समीकरण है उसकी 2 वैल्यू निकलेंगी, x की भी, y की भी और z की, जिसमें समीकरण हुआ। अगर d का मान 0 आ जाता है, इसमें कंडीशन हो जाती है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, मतलब कि मूल वास्तविक तो है, लेकिन जो x के 2 मान या y के 2 मान या z के 2 मान निकलेंगे वो दोनों कैसे निकलेंगे? एक जैसे ही निकलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है डी का मान छोटा हो जाता है 0 से। तो ऐसी कंडीशन में कोई मूल नहीं होते, मतलब नो रियल रूट एक्सिस्ट होते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि मूल अस्तित्व में ही नहीं होते। पहला सवाल दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो करते हैं 2x² माइनस 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू, ये दिया। तुलना करेंगे सबसे पहले अपन इसकी, उपर्युक्त समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने। तुलना करी तो हम क्या पाते हैं? यहाँ हम क्या पाते हैं? a का मान क्या बन रहा है? 2 बन रहा है, और b का मान क्या बना? 3, और c का मान 5 बना। तो 3 अपने पास वैल्यू आ गई, a, b और c की। कोई दिक्कत है? आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? विविक्तर। क्योंकि विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है? विविक्तर मतलब d बराबर b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 5। ये कितना होगा? 9, और ये 5 दूनी 10, 10 पे 40, टोटल कितना बचा? माइनस के 31। तो d का मान तो भाई छोटा आ गया। क्या आ गया? चूंकि d इज लेस देन 0, इसीलिए दिए गए समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। आगे बात समझ में? क्यों नहीं है अस्तित्व में? क्योंकि डी का मान क्या आ गया? माइनस में आ। अगर प्लस में आता या बड़ा आता या बराबर आता, 0 आ जाता, तो मूल अस्तित्व में होते और उसको अपन मूल ज्ञात कर लेते। इस सवाल को नोट कर लो। तो दूसरा सवाल कर लेते हैं अपन, है ना। दोनों सवाल मतलब तीनों सवाल एक जैसे ही। चलो देखो यहाँ पे पहला कर लिए अपन, इसको मिटा देते क्योंकि इसमें अस्तित्व भी नहीं निकले। अपन दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल रूट वाला है, वो करवाना चाहो वो, और अगला करवाना चाहो, जो सा तुम्हारी इच्छा हो। 3x² माइनस 4 रूट 3 x प्लस 4। तुलना कर दी तो a का मान 3 आ गया, b का मान -4 रूट 3 आ गया और c का मान 4 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट निकाला b² मतलब -4 रूट 3 का -4, a का मान 3 और c का मान 4।
इसको अपन सॉल्व किया, माइनस के 4√3 गुणा माइनस के 4√3, माइनस माइनस तो गया, 4 पे हो गया 16 और 3 का 3, टोटल हो जाएगा 48, है ना। ये भी 48 ही हो रहा है। तो यहाँ d की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, कितनी आ गई, 0 आ गई। लिखेंगे चूंकि यासिन d इज इक्वल टू 0, इसलिए दिए गए समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे, है ना। मूल अस्तित्व में तो है, दिए समीकरण मूल अस्तित्व में है और वास्तविक और समान होंगे, तो डी का मान 0। जब अस्तित्व में है, समान होंगे तो क्या करेंगे, अपन धराचार फॉर्मूला का फॉर्मूला करेंगे, ठीक, यूज करेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो x एज इट इज -b की वैल्यू कितनी आ गई, -4√3, है ना, -4√3 प्लस माइनस d की वैल्यू हमने क्या निकाली, 0, बस 0 से 0 रख देंगे। ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0/2। तो यहाँ प्लस साइन लेंगे, है ना, प्लस चिन्ह लेने पर, और दूसरी साइड ले लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। तो दोनों के चिन्ह अगर अपन लेते हैं तो यहाँ देख क्या लिखते हैं, x बराबर 4√3/2, और सॉरी a की वैल्यू तो अपन रखते ही नहीं है, अरे दिमाग पता नहीं कहाँ है मेरा, टोटल कितना हो गया, 6, है ना। तो ये आ जाएगा 6, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह ले लेंगे तो भी यही आना है, 4√3/6, क्योंकि ये माइनस में 0 करो या प्लस में 0 करो, कोई चेंज नहीं होना, 0 का कोई रोल ही नहीं होता। काट देते, कट रहा है, 2 × 4, 2 × 3 = 6, तो क्या आ गया 2√3/3, यहाँ पे भी 2√3/3, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। समीकरण के दोनों मूल आपके आ चुके हैं। तो 3 सवाल थे, 2 मैंने करा दिए, एक आपको करना है, ठीक है। नोट करना चाहो तो कर लो, और अगर आ गया हो तो जल्दी से आगे बढ़े एक्सरसाइज पे। आ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो रहा है, जो लिखा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एक्सरसाइज के पर्पज से, जितने ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे ही सवाल अपन 4.3 में करके आए धराचार सूत्र का प्रयोग करके, तो वो ज़्यादा आने के चांस रहते हैं, इनके नहीं। हालांकि वो ये है एक ही, क्योंकि वहाँ पे अपन स्पेशली बोला जाता है कि सिर्फ धराचार फॉर्मूला या सूत्र विधि से कीजिए, और इसमें ये बोला जाता है कि मूलों का अस्तित्व चेक कीजिए और उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बात एक ही है, क्योंकि ये उसी फॉर्मूले से होती है। अब जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि k का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए, A to Z कोई एक कांस्टेंट राशि दे देंगे और पूछते जाएगा कि इसकी वैल्यू आपको बताइए। करना क्या होगा, सेम प्रोसेस रहेगी, बस एक जो कंडीशन दी है उसको फॉलो करेंगे। कौन सी कंडीशन, जैसे कि मूल बराबर दिए होंगे, मूल आपके जो है वो बड़े या छोटे होंगे, जो भी कंडीशन आपको दी हुई, जैसे कि अपन ने 3.5 में देखे थे a का मान ज्ञात करना, k का मान ज्ञात करना, जिसमें अनंत अनेक हल वाली कंडीशन थी या कोई भी हल नहीं वाली कंडीशन थी, ऐसी इसमें कंडीशन थी। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, और सेकंड का फर्स्ट, और इक्वेशन लिखी हुई है 2x² + kx + 3, 2x² + kx + 3 = 0। प्रोसेस सेम है, कोई चेंजेस नहीं। क्या लिखेंगे, उपर्युक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है, बोलो, ax² + bx + c = 0 से करने पर तुलना करते तो हम क्या पाते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू 2 आ जाती है, b की वैल्यू k आ जाती है और c की वैल्यू 3 आ जाती है। ठीक है। अब चूंकि
मतलब सेंस वाली कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन क्वेश्चन में दी है, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखा है प्रश्नानुसार? ये क्योंकि दिए गए समीकरण के मूल, दिए गए समीकरण के मूल कैसे हैं? बराबर। अच्छा, मूल बराबर होते तो क्या कंडीशन होती है? यही होती है ना भाई, दिए गए समीकरण के मूल बराबर है, इसका मतलब क्या है कि डी बराबर है, और डी बराबर है 0 इसका, तो डी की जगह पे फॉर्मूला अगर लिखा बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है? डी की वैल्यू तो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। चलो ये चैप्टर खत्म होने वाला, के स्क्वायर माइनस कितने हो जाएंगे? 24 इज इक्वल टू में 0, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, और ये अपन इसको रूट में देंगे तो ये आ जाएगा रूट के 24, या दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो प्लस माइनस के साइन लेके आएगा। क्या निकलेगा जरा देखते हैं यहाँ से। 24 को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 12, 6 और 2, 3, तो ये पेयर तो इसका बन रहा है, मतलब 2 बाहर आ जाएगा, है ना, और ये अंदर ही रह जाएगा कितना? तो 2√6 ये आपका आंसर। अच्छा, ये प्लस का माइनस का, क्योंकि कंप्लीट तौर पे नहीं निकला तो आप प्लस का भी छोड़ सकते हो। जब एक ही संख्या निकल जाए तब ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे मान के चलो आपका 36 है, रूट के अंदर से निकाला आपने, तो ये जो 2 वैल्यू को लेके आएगा, हो सकता है प्लस का 6, हो सकता है माइनस का 6। अरे बस हो सकता है प्लस, क्यों? क्योंकि जो 36 जो होगा ये दोनों का स्क्वायर होता है, प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36 आना, माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36 ही आना। तो जब अगर कोई पर्टिकुलर पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए तो वो दोनों चिन्हों को बाहर लेके आइए, प्लस के को भी और माइनस के को भी, ठीक है ना। तो इसमें भी आप लगा सकते हो, क्योंकि जब किसी भी संख्या का वर्गमूल लेते हो तो वो 2 चिन्ह बाहर लेके आती है, प्लस और माइनस। देखो ये कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से इसका दूसरा सवाल जो है कि x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ये भी सेम है। इसमें याद रखना, जैसे आप इधर इक्वेशन लिख देता हूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या लिखिए, मैं बोलना जरा इक्वेशन, अरे के एक्स के बाद क्या है? यार तुम 10th क्लास की स्टैंडर्ड में आके अगर इक्वेशन नहीं बोल पाओगे तो कैसे काम चलेगा? x माइनस 2 प्लस के 6 इज इक्वल टू, देखो कुछ खास नहीं करना, आप इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देना, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, हो जाएगा माइनस का 2kx और प्लस का 6। अब कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू आपकी के बन जाएगी, बी की वैल्यू आपकी -2k बन जाएगी और सी की वैल्यू आपकी 6। आगे बात समझ में, ये एक ही है और ये प्रोसेस यही रहेगी। इसमें भी लिखा होगा दिए गए समीकरण के मूल बराबर है, इसी तरीके से इसमें भी लिखा होगा, ऐसे ही वैल्यू ये रखी होंगी और ऐसे ही उसका मान आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो है। अब देखो क्वेश्चन 3rd, 4th और 5th, ये जो क्वेश्चन आते हैं ये जस्ट आपसे पूछा जा रहा है क्या ऐसा संभव है कि ऐसी स्थिति का कोई समीकरण बन सकता है, या ऐसी कोई स्थिति बन सकती है कि उसकी लंबाई इतनी हो, चौड़ाई इतनी हो, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूँ कि ऐसी कोई चलो इसमें से देखते हैं, मैं कहूँ ऐसी कोई छेद बनाओ जिसकी लंबाई 20 मीटर हो, चौड़ाई 10 मीटर हो, ठीक है। लंबाई 20 मीटर हो, चौड़ाई 10 मीटर। एक आयताकार खेत बनाइए जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर और वो वृत्ताकार हो। कंडीशन समझ रहे हो? मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि एक आयताकार बनाइए जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये है, लेकिन वो दिखने में कैसा हो? संभव है, क्योंकि जब वो आप पहले उसको आयताकार कह रहे हो फिर आप उसको वृत्ताकार दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो वो कोशिश नहीं हो सकती।
तो ऐसे ही इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, मतलब सवाल दिए हैं, उसमें किसी में एक आध में कंडीशन बन जाएगी और किन्हीं 2 में नहीं बनेगी। करना कैसे है, वो थ्योरिकल सवाल जो इससे पहले अपन करके आ रहे हैं, माना मुनी कर देते, माना कि लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, या जिससे भी रिलेटेड होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लंबाई और चौड़ाई से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें वो आयु से रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें वो भी क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन उसमें दिए हुए, तो आप प्रैक्टिस करना, अगर नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि उनका कोई औचित्य नहीं, किसी एग्जाम में आने की संभावना नहीं। देखो 4 चैप्टर खत्म हो चुका है। अब 4 चैप्टर की से जो जो ओटियाँ बनेंगी वो प्लस जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, एक कल या परसों जो भी लेक्चर अपन अटेंड करेंगे उसमें कर लेंगे। ठीक है ना, तो तुम्हारा 4 चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब चाहे वो NCERT का पढ़ रहा हो कोई बच्चा, चाहे MP बोर्ड का पढ़ रहा हो, चाहे MP BEC का पढ़ रहा हो, चाहे CBSE का पढ़ रहा हो, कहीं का पढ़ रहा हो, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ही रहेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा सिलेबस में चेंजेस आ जाता है, CBSE का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो आपके चैप्टर का इसमें नाम है वही उनके में रहता है। थोड़े से क्वेश्चन इंटरचेंज हो जाते हैं, संख्या इंटरचेंज हो जाती है, बाकी MP बोर्ड में जो भी सिलेबस चल रहा रहता सेम ही। ठीक है, अच्छी बात है NCERT चल रहा। तो ये जो क्वेश्चन अपन करेंगे, जितने भी एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है, वो वाले, और जितने भी एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंट होंगे वो टिक करा दूंगा। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, और इसमें जो भी क्या बोलते हैं OT बनती हैं वो ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देते। तो 4 चैप्टर पूरी तरीके से खत्म। सेकंड, थर्ड और फर्स्ट की भी जो रह गई हैं वो भी अपन के कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो 1-2 दिन में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और फिर तुम्हारा ये 4 चैप्टर तक खत्म, फिर पेपर देना तुम। ठीक है।